जी। एवरीवन, माई सेल्फ हर्ष आशीनिया। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि इलेक्टोरल सिस्टम क्या होता है और कौन-कौन से देश में किस-किस तरह के इलेक्टोरल जो मेथड्स होते हैं, आपकी जो पद्धतियां होती है, वो यूज होती है। कौन-कौन से देश किस मेथड को यूज कर वहां पर लोकतांत्रिक सरकार का निर्माण करते हैं। तो चलिए आज इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में मैं इस चैनल पर सीयूटी से रिलेटेड, नेट से रिलेटेड और एमए और बीए से रिलेटेड वीडियोस डालता रहूंगा, जो आपके पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगी। तो चलिए आज इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कि इलेक्टोरल सिस्टम होता क्या है। बेसिक अगर मैं सिंपल भाषा में बताऊं तो इलेक्टोरल सिस्टम वो होता है जिसमें हम वोट देते हैं और अपने जो शासन करने वाली सरकार है उसको चुनते हैं, अपना मत देकर किसी सरकार का गठन करते हैं। और चुनावी प्रणाली एक औपचारिक और कानूनिक व्यवस्था है जिसके माध्यम से नागरिक चुनावों में भाग लेकर मतदान करते हैं, अपने प्रतिनिधित्व का चुनाव करते हैं, सरकार का गठन करते हैं, लोकतांत्रिक शासन सुनिश्चित करते हैं। मतलब अगर उस देश में चुनाव हो रहे हैं तो वहां लोकतांत्रिक सरकार है और ये हमें बताता है कि उस देश में लोकतांत्रिक सरकार का गठन हुआ है जब लोग अपना मत देकर किसी सरकार को चुनते हैं। यह प्रणाली मतदान की पूरी प्रक्रिया को निष्पक्ष और व्यवस्थित बनाती है। जो प्रणाली होती है यही बताती है कि आपका जो सरकार है, जो शासन करने वाला वर्ग है, कितने निष्पक्ष तरीके से चुना गया है और कितना व्यवस्थित है, कितना स्ट्रक्चर वे में है, कितना फेयर मैनर में है। एक मिनट। इलेक्टोरल जो सिस्टम है उसके अंदर मेनली दो तरीके के क्लैरिफिकेशन होते हैं, जिसके अंदर हम देखते हैं कि एक होता है आपका बहुमत आधारित प्रणाली। अब बहुमत आधारित प्रणाली में क्या होता है कि हम किसी एक इंसान को चुनते हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से, ठीक है। और यहाँ एक होता है पोर्शनल। पोर्शनल में क्या होता है कि आपको जो आपकी जितनी परसेंटेज आपकी वोट्स आई हैं या जितनी परसेंटेज आपकी अ, जो आपकी सीटें आई हैं उसके अकॉर्डिंग आपके लोकसभा या राज्यसभा में या किसी भी देश की कोई भी व्यवस्थित सरकार हो उसमें बंटवारा कर दिया जाता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जिस पार्टी को जितने परसेंट वोट मिले हैं उसी परसेंट के हिसाब से उसको उस देश में शासन करने की अनुमति होती है। दो तरीके से क्लैरिफिकेशन है। पहले हम जानते हैं मेजोरिटेरियन सिस्टम क्या होता है, मेजोरिटेरियन में किन किन तरीके के मेथड्स आते हैं। पहला सबसे फेमस मेजोरिटेरियन में सबसे फेमस आता है आपका फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। ये इतना फेमस है कि ये हमारे जो पूरी दुनिया में मोस्टली देशों में अप्लाई होता है। बहुत सारे देश इस प्रणाली को, इस मेथड को यूज करते हैं अपने देश में। हमारे भारत देश में भी इसी का यूज होता है। किसमें? लोकसभा में, आपके विधानमंडल में इसी का यूज होता है। राज्यसभा में इसका यूज नहीं होता है। जब राज्यसभा में बात करते हैं वहां इसका यूज नहीं होता है, पर हम लोकसभा के इलेक्शन होते हैं तब इसका यूज होता है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम का। अब इसमें क्या है कि द कैंडिडेट हु गेट्स द हाईएस्ट नंबर, इसका मेन चीज क्या है कि बेसिक इसमें जैसे एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी आपकी, ठीक है, वहां से अलग अलग लोग खड़े होंगे, ठीक है, एमपी भी या एमएलए कुछ भी हो सकते हैं, वो खड़े होंगे। आप वहां की जनता उनको वोट देगी, ठीक है। यहाँ जब वोट जाती है उनके पास तो यहाँ से सिर्फ एक ही विजेता बनता है, इसलिए ये मेजोरिटेरियन में आता है, उसमें नहीं आता प्रोपोर्शनल में। यहाँ से एक ही कैंडिडेट जीतता है। वो एक कैंडिडेट किस पे जीतता है? उसको 50% सीटें नहीं चाहिए होती। इसमें क्या है कि उस जो ये बाकी के दो हैं इनसे ज्यादा बहुमत चाहिए बस। अगर मान लो आपका जो पहला कैंडिडेट है उसको 10% वोट मिले हैं और जो दूसरा है उसको 20% वोट मिले हैं, जो तीसरा है इसको अगर 21% वोट भी आ गए तो इसका मतलब यह है कि ये जीत गया। वहां उस कंस्टिट्यूएंसी से ये उम्मीदवार जीत चुका है। यहाँ 50% का रोल नहीं होता है, इसलिए इसमें बोला जाता है फर्स्ट
पास द पोस्ट सिस्टम, सबसे पहले लाने वाला जो मत लाएगा, जो सर्वाधिक मत लेके आएगा, वही विजेता होगा। इसमें यही विजेता बनता है 21% वाला, बाकी के विजेता नहीं बनते हैं। इसमें हम आगे देखते हैं कि इसमें सिंगल मेंबर जो आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी होती है, मैंने बताया कि यहाँ से एक ही मेंबर चुन के जाता है, तभी ये मेजोरिटी में आता है। बहुत सारे मेंबर्स चुन के नहीं जाते, एक मेंबर चुन के जाता है। आपने देखा होगा आपके निर्वाचन क्षेत्र में एक ही व्यक्ति चुन के जाएगा ना एमपी एमएलए के लिए, पार्टी अपने अपने उम्मीदवार वहां पर खड़े करती है, उतारती है, और वहां पर जब हम वोट देते हैं उनको, तो वहां से एक ही उम्मीदवार चुन के जाता है जिसको सबसे ज्यादा वोट मिले बाकियों से। 50% का यहाँ रोल नहीं होता है। यहाँ पर जो आपकी क्रिएट अ डायरेक्ट लिंक बिटवीन वोटर्स एंड रिप्रेजेंटेटिव, यहाँ पे डायरेक्ट लिंक होता है जो आपके वोटर्स है और आपके जो प्रतिनिधि आपने चुना है, क्योंकि वो आपके क्षेत्र से उठा है और वहीं से वो अपने लोकसभा या आपके विधानमंडल में गया है। ठीक है, ये सबसे ज्यादा यूज होता है हर एक देश में। क्यों होता है? क्योंकि ये चीप होता है, आसान भी होता है। ठीक है, बाकी जितने भी मेथड उनसे आसान होता है। और हम आगे चलते हैं कि यहाँ पर एक लाइन और है कि यहाँ पर एक स्ट्रोंग जो सिंगल पार्टी है वो गवर्नमेंट बनती है। क्यों? क्योंकि जब हम इसका यूज करते हैं तो जब आपके उम्मीदवार उतारे जाते हैं तो उनमें से एक ही जीतेगा, और वो जीते ऊपर जब जाएगा वो जीत के, तो वहां सरकार का गठन होगा। तो यहाँ पर जो सरकार बनती है ना, वो गठबंधन की भी बन सकती है, पर मोस्टली वो सरकार स्ट्रोंग होती है, वो सिंगल पार्टी की सरकार होती है। इसलिए इसको बोल जाता है सिंगल पार्टी गवर्नमेंट के लिए। ठीक है, जो आपके इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है, अगर मान लो कि गठबंधन होते हैं सरकारों के, तो कॉन्फ्लिक्ट आएंगे ना, जो आपके अंदर है इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट आएंगे। क्योंकि हम जब गठबंधन से किसी सरकार का गठन करते हैं, दो पार्टी के किसी सरकार का हम गठन करते हैं, तो वहां निर्णय लेने में दिक्कत आती है। क्योंकि जब एक पार्टी कुछ सोचती है, कोई नियम लाती है, तो दूसरी पार्टी की मंजूरी वहां पर लेनी पड़ती है। अगर मंजूरी नहीं ली जाती है तो सरकार गिरने के वहां पर चांसेस होते हैं, सरकार गिर जाती है। जैसे अभी के टाइम पे हमारे इंडिया में अभी पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है। आपने देखा होगा 2024 के जो इलेक्शन हुए थे लोकसभा में, अभी जो आपकी जो मेजोरिटी है वो गवर्नमेंट नहीं है, बहुमत की सरकार नहीं है। बीजेपी को बहुमत जो मत है वो नहीं मिले। यहाँ पर बीजेपी को 240 के समथिंग वोट आपकी सीट्स मिली है, और सीट्स उनको जो आपकी हाफ है उनके बराबर नहीं मिली, इसलिए उन्होंने गठबंधन करना समझा। 272 के आसपास होता है आपका हाफ, तो वहां तक वो नहीं पहुंच पाए, 240 तक थे, 272 तक नहीं पहुंच पाए, इसलिए तो उन्होंने गठबंधन किया, 2 से किया, 3 से किया, एनडीए जो बनाया, ठीक, एनडीए जो चला रहा है उनसे गठबंधन करके सरकार का गठन किया है। आगे बढ़ते हैं, हम इसकी सीमाएं, जो लिमिटेशन है वो देख लेते हैं, जो इसकी सीमाएं हैं, मतलब इसमें क्या क्या कमियां हो सकती है। इसमें कमियां है, कभी कभी हारे हुए प्रत्याशी के कुल मत विजेता मत के अधिक होते हैं, और छोटे और तीसरे दल के जीतने की संभावना बहुत कम होती है। मतलब इसमें बड़ा जो आपका दल होता है उसकी जीतने की संभावना ज्यादा होती है, और इसमें जो जीती हुई सरकार है, जरूरी नहीं है उसके पास सारी जो आपकी वोटर जो शेयर होता है, परसेंटेज होते हैं, वो सारी उसके पास हो। ठीक है, तो इसमें ये बोला गया, दो बड़े दलों के प्रभुत्व के कारण मतदाताओं के विकल्प सीमित हो जाते हैं, और एक दलीय बहुमत की सरकार अनुत्तरदायी हो सकती है, क्योंकि विधायिका में विपक्ष की संभावना बहुत कम होती है। क्योंकि विधायिका वहां पर विपक्ष की जो संभावना है वो बहुत कम हो जाती है। इसमें स्ट्रोंग का गठन होता है, स्ट्रोंग पार्टी जो आपकी गवर्नमेंट बनाती है उसका गठन होता है। अभी हम देखते हैं कि यहाँ पर जो आपकी पार्टी वाइज जो वोट शेयर था, अब की बार का 2024 के इलेक्शन में क्या हुआ, इसमें जो लिमिटेशन मैंने बताई, जो पहली लिमिटेशन थी, कभी कभी हारे हुए प्रत्याशी के कुल मत विजेता मत के से अधिक होते हैं। मतलब वही इसमें जो हमारे अभी के इलेक्शन हुए 2024 में, तो एग्जाम्पल के थ्रू मैंने वही दिखाया है। अब इसमें देखो आप, जो आपकी बीजेपी है, ये बीजेपी का है, और बीजेपी को 36 मतलब लगभग 37% वोट शेयर मिला है पूरे इंडिया में से। ठीक है, और यहां हम देखते हैं कांग्रेस को मिला है लगभग किस 21% के आसपास, पर यहाँ 37% है, यहाँ 21 है। हम देखते हैं तो अभी भी जो बीजेपी की सरकार है उसको 37% मिले, मतलब इन सबसे जो आपका फर्स्ट पास पोस्ट सिस्टम क्या कहता है, इन सबसे ज्यादा है, तो वो उसने सरकार बनाई हुई है अभी। पर यहाँ क्या देख रहे हैं हम, जो बाकी के हैं, ये देखो सबसे बड़ा ग्रुप है 30%, ये कौन सा है, अदर। यहाँ
अदर वाला ग्रुप है, सबसे यहाँ पर है 30%, कांग्रेस से भी ज्यादा अदर्स ने सीट्स ली है। यहाँ पर अगर हम कांग्रेस को, यहाँ पर कांग्रेस को अगर इसको जोड़ दें तो अभी कितने बने, 51। यहाँ मतलब 51% जो आपकी सीट्स है, जो वोट शेयर है, वो विपक्ष ने जीता हुआ है, पर सरकार किसकी है, बीजेपी की है। बस इसके अंदर यही कमी है कि आपकी जो मेजोरिटियन गवर्नमेंट है, उसमें जो बहुमत लिया है सरकार ने, जरूरी नहीं है कि वो जो सरकार बनी है उसके पास पूर्ण बहुमत हो। पूर्ण बहुमत का इसमें खेल नहीं होता है। पूर्ण बहुमत होता तो सरकार इनकी बननी चाहिए थी, कांग्रेस अगर इसके साथ गठबंधन कर ले तो इसकी गवर्नमेंट बननी चाहिए थी, पर यहाँ वोट शेयर इनका बीजेपी से ज्यादा इनका है। सरकार बीजेपी की है, बीजेपी ने गठबंधन किया आपके नीतीश जी से और उनके दूसरी पार्टी से, एक और पार्टी है जिसका नाम याद नहीं आ रहा मेरे को, उस पार्टी से गठबंधन करके सरकार बनाई। ऐसे जरूरी नहीं है जो सरकार सेंटर में बैठी है उसके पास पूरे देश का एक वोट शेयर हो, उसने प्राप्त किया हो। आगे बढ़ते हैं, इसमें एक और आता है मेथड आपका टू राउंड सिस्टम। इसमें टू राउंड सिस्टम में क्या होता है कि यदि पहले दौर में किसी उम्मीदवार को 50% से अधिक वोट प्राप्त नहीं होते तो दूसरे मतदान होता है, और दूसरे दौरान केवल दो उम्मीदवारों को, शीर्ष दो उम्मीदवार भाग लेते हैं। इसमें कहने का मतलब क्या है, इसमें अलग अलग उम्मीदवार हैं, जैसे आपका ए बी, आपका सी डी, ये उम्मीदवार हैं। सबसे पहले ये आए, अब इसमें वोट होगा इनके, मतलब इनको वोट दिया जाएगा, चुनाव होगा इनके बीच। अब चुनाव होगा तो मान लो अब इसमें इसने जीते हैं 20%, 20%, इसका 10 है, इसका 15 है, इसका मान लो 15 ही मान लो, इसका इसका भी 15 है। तो अब इसमें क्या होगा कि जो सबसे कम वाला है उसको पहले निकाल दिया जाएगा यहां से। अब जो इलेक्शन होंगे, अब ये जो ये यहाँ पर है 15 और इसको हम 18 कर लेते हैं, ये इसको भी यहां से निकाल दिया जाएगा। अब ये बचे दो, इन दो के बीच इलेक्शन होंगे, दोबारा फ्रेश इलेक्शन होंगे, लोगों को फिर बुलाया जाएगा और फिर इलेक्शन होंगे, ठीक है, फिर वोट दी जाएगी, इन दोनों के बीच एक कंपटीशन होगा, जो इनमें से जीतेगा वो जाएगा आपके कैंडिडेट बनेगा सरकार बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ मेजोरिटेरियन है, यहाँ सिर्फ एक सिंगल ही जीत सकता है, ठीक है। ऐसे इसमें चुनाव होते हैं टू राउंड सिस्टम में। अब आता है इंस्टेंट रन ऑफ में। इंस्टेंट रन ऑफ में क्या होता है, सेम यही सिस्टम फॉलो होता है जो ऊपर हुआ है टू राउंड सिस्टम वाला। अब यहाँ पर क्या होता है कि जैसे आपके सदस्य हैं ए बी सी डी, ऐसे ही सेम इलेक्शन होंगे जैसे इसमें है, मान लो 15, यहाँ 18, ठीक है। अब जिसको यहाँ निकाला गया है, मान लो इसको एलिमिनेट कर दिया गया है, बाकी के जितने भी बचे हैं उनके बीच दोबारा होंगे। पर इसमें क्या होता है कि जो मतदाता है उम्मीदवारों को पसंद के क्रम में रैंक करता है। मतलब क्या है कि इसमें पहले ही पूछ ले कि भाई साहब आपकी क्या पसंद है, मतलब अगर मान लो आपका सी जो उम्मीदवार है, आपने सी को वोट दिया और सी नहीं जीता, तो आपकी दूसरी पसंद क्या है जिसमें आप चाहते हो कि आप उसको वोट दो, ठीक है। इसमें अगर इसमें एक बार इलेक्शन हो जाते हैं कि दोबारा नहीं बुलाया जाता है। इसमें अगर हम देखें ऊपर वाले में टू राउंड सिस्टम में क्या होता था कि दोबारा बुलाया जाएगा, फिर इलेक्शन होगा, ठीक है, नहीं जीता तो जिसको पूर्ण बहुमत नहीं मिला तो दोबारा इलेक्शन होगा, ऐसे। पर इसमें इलेक्शन नहीं होता है, इसमें पहले ही पूछ लिया जाता है कि आपका जो अगर कैंडिडेट जिसको आपने वोट दिया है वो नहीं जीता, तो आप दूसरे किस कैंडिडेट को वोट देना चाहते हो, आप इस रैंक में लिख दीजिए। अब मान लो मैं अगर वोट दूं तो इसमें कैसे वोट दूंगा, मान लो मेरे को जो आपका सी कैंडिडेट सबसे ज्यादा पसंद था, ठीक है, उसके बाद मेरे को बी कैंडिडेट सबसे ज्यादा पसंद है, फिर मेरे को ए पसंद था, फिर मेरे को डी पसंद था। अब मेरा यहाँ देखा जाएगा कि मैंने वोट किसको दिया, सी को, यहाँ सी तो एलिमिनेट हो गया ना, यहाँ सी तो एलिमिनेट हो गया है और यहाँ बी भी एलिमिनेट हो गया है, ठीक है। अब मेरा वोट देखा जाएगा किसको शेयर करना है, वोट शेयर हो जाएगा मेरा, अगर सी एलिमिनेट होगा तो फिर बी पे देखा जाएगा कि मेरा बी है ना, मैंने दूसरा बी चुना था तो ये बी को शेयर होगा। अगर बी भी एलिमिनेट है तो ये मेरा देखा जाएगा अब सी ए के पास, मेरा जो क्रम में मैंने लगाया था वो ए को पसंद मैं ज्यादा करता हूं, तो मैंने मेरी जो वोट है वो ए की तरफ जाएंगी, ठीक है, ए की तरफ जाएंगी। अब ए के पास मेरी वोट हो गई, ए के पास 21 हो गई, बाकी जो बी और सी तो गए, एलिमिनेट हो चुके हैं, अब चाहे डी, यहाँ 21 इसके हैं और इसके 18 है, तो अब जीता कौन, ए को विजेता मान लिया जाता है क्योंकि एक ही कैंडिडेट आपका जीत के जाएगा आगे, ठीक है। इसमें है अगली जो पसंद उम्मीदवारों को दिए जाते हैं, और ये ऑस्ट्रेलिया में और आपके आयरलैंड में इसका उपयोग होता है, ठीक है।
अब देखते हैं स्लेट सिस्टम। स्लेट सिस्टम में कैसे काम करता है। इसमें उम्मीदवारों की जगह पार्टियां एक सूची पेश करती है जिसमें मतदाता की पूरी सूची को वोट देते हैं। जिस सूची को बहुमत मिलता है, मतलब इसमें कहने का मतलब सिर्फ ये है कि जैसे अमेरिका में फॉलो होता है ये सिस्टम। अब अमेरिका में मान लो दो पार्टी है वहां पर, ठीक है। वहां ए पार्टी और बी पार्टी, वहां दो पार्टी है, ठीक है। वहां एक सूची लाई जाएगी, एक सूची बी ने निकाली, एक ए ने निकाली, ठीक है। ऐसी सूची निकाली जाएगी। फिर उसमें क्या होगा कि इन्होंने अपनी सूची में, स्लेट में कुछ चीजें लिखी हुई हैं, ऐसे लिख दी है, ठीक है। अब लोग डिसाइड करेंगे कि वो किसको वोट देना चाहते हैं, किस स्लेट को वो सबसे ज्यादा चुनते हैं, ठीक है। मान लो कि लोगों ने वोट किया, ए जो स्लेट था उसको 45% लोगों ने चुन लिया, और जो बी स्लेट था उसको मान लो कि 55% लोगों ने चुन लिया। तो यहां स्लेट कौन सी जीती, बी स्लेट जीत गई। तो बी के जितने भी कैंडिडेट थे, बी पार्टी के जितने भी कैंडिडेट थे, वो सारे जीते माने जाएंगे, ठीक है। सब कैंडिडेट जीते माने जाएंगे और उनके आधार पर ही वहां गठन होगा, ठीक है। ये फॉलो होता है आपके यूएस में। राष्ट्रपति का जो चुनाव है, राष्ट्रपति को बनाने के लिए ये सारे कैंडिडेट जाएंगे और ये राष्ट्रपति का गठन करेंगे वहां पर। अब इसमें दिक्कत वही है ना, सेम सेम दिक्कत वही है। अगर हम सही तरीके से देखें, निष्पक्ष तरीके से देखें, बिना बायस के, जो आपके 55% वोट आए हैं, उन्होंने वोट दी और स्लेट जीत गई आपकी, ठीक है। मान लेते हैं, चलो बहुमत मिल गया है एक तरीके से, ठीक है। पर हम अगर देखें, क्या सही मायने में किसी देश के लोगों ने, जो मतलब हर एक जितने भी देश में लोग हैं, क्या उनकी रिप्रेजेंटेशन है राष्ट्रपति बनाने में? मेरे हिसाब से नहीं है। क्योंकि अगर हम देखें, यहाँ 45% जो लोग हैं, उनका जो रिप्रेजेंटेशन है वो नहीं है वहां पर। वहां सिर्फ 55% लोगों का रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ 45% लोगों को चुना ही नहीं जाता, 45% को अनदेखा कर दिया जाता है। इसलिए कहीं ना कहीं जो आपका मेजोरिटियन सिस्टम है ना, वो कहीं ना कहीं उसमें कमी है, खामियां हैं, अपने आप में कुछ खामियां हैं, ठीक है। क्योंकि वहां हर एक लोगों की जो आपका रिप्रेजेंट है, उनकी मुंह की मर्जी नहीं हो पाती। लोग कहता है, लोकतंत्र यही कहता है ना कि हर एक को तो अपना उम्मीदवार हो, जिसको वो पसंद करते हैं उसको वोट दे, अपनी इच्छाओं के हिसाब से अपनी सरकार का गठन करे। हर एक की इच्छा होनी चाहिए, ठीक है। गवर्नमेंट ये नहीं होती कि किसी जो बहुमत ने है ना वोट दे दिया और सरकार बन गई। बहुमत की तानाशाही चल रही है किसी देश के अंदर, बहुमत की तानाशाही हो जाती है यहाँ पर। इसमें ये कमियां हैं। अब हम देखते हैं अनुपातिक, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। इसमें क्या होता है, इसमें ये नहीं होता कि भाई उसकी तरह कि भाई जो जीता 55% जिसके आ गए उसने सरकार बना ली, बाकी के 45% उनको नजरअंदाज कर दो, वो मायने ही नहीं रखते वो लोग। इसमें ऐसा नहीं होता है। जो आपकी अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है, ये एक ऐसी चुनावी प्रणाली है जिसमें विधानमंडल की सारी सीटें राजनीतिक दलों को उनके प्राप्त मतों के प्रतिशत, ये देखो, मतों के प्रतिशत के अनुसार दी जाती है। इस प्रणाली का प्रस्ताव थॉमस हेयर। अब आपका जो क्वेश्चन बनेगा नेट में, जो यूजीसी नेट का क्वेश्चन होता है, उसके लिए बता देता हूं। उसमें क्वेश्चन यहां से बनता है कि 1857 में कि ये जो प्रणाली है आपकी, जो प्रोपोर्शनल ये प्रणाली है, इसका सुझाव या इसके बारे में सबसे पहले प्रस्ताव किसने रखा। अब वहां पर अगर आपको नहीं पता होगा तो क्वेश्चन मिस हो जाएगा। तो वहां ये पूछेंगे कि जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन जो प्रणाली है, वो किसने प्रस्ताव किया, उसको मतलब कौन लेके आया उसको। तो यहाँ पर आपको, अगर आपको पता होगा तो थॉमस का नाम अगर आपके ऑप्शन में होगा तो आप क्लिक कर दोगे, आपका ऑप्शन ठीक हो जाएगा। तो यहां से याद रखना है कि क्वेश्चन बनते कैसे हैं। पढ़ना सब कुछ है, पर क्वेश्चन पे भी ध्यान रखना है कि आपके क्वेश्चन पूछे किस तरीके से जाते हैं। तो आपकी जो इनकी जो आपकी इनकी बुक थी, जो इनकी बुक है, एक मिनट, जो इनकी बुक है दी मनीष, एक मिनट, जो इनकी बुक है दी मिनिस्ट्री ऑफ रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। इसमें, इस बुक में बताया गया है इसके बारे में, ये प्रस्ताव है, इस बुक में दिया गया है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का जो प्रस्ताव है वो इस बुक में दिया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका मेथड आता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में, कि जो सिंगल ट्रांसपेरेंट वोट सिस्टम, ये एक इंपॉर्टेंट मेथड है जो बहुत सारी कंट्रीज यूज करती हैं, हम भी यूज करते हैं, इंडिया में भी इसको यूज किया जाता है।
अब इंडिया में हम जब लोकसभा के चुनाव करते हैं, विधानसभा के चुनाव करते हैं, वहां इसका यूज नहीं होता है। जब हम राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं, ठीक है, तो वहां इसका इसका यूज होता है, ठीक है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम का। इसको वापस इनका नाम आया थॉमस थॉमस हेयर का, ठीक है, इन्होंने प्रस्ताव दिया और इसको आपका हेयर सिस्टम भी बोला जाता है, ठीक है। हेयर सिस्टम के बारे में क्वेश्चन आ गया कि हेयर सिस्टम किसको बोला जाता है, किस प्रणाली को बोला जाता है, तो आप बता देंगे सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम को बोला जाता है। अब हम इसके बारे में जानते हैं। इस प्रणाली में सबसे पहले थॉमस हेयर ने सुझाव दिया, ठीक है। इसको हेयर सिस्टम इसलिए ही कहते हैं, इसमें वरीयता के आधार से मतदान प्रणाली होती है, जिसमें मतदाता उम्मीदवारों को अपनी पसंद के क्रम के हिसाब से वोट देते हैं। एक मतदाता के पास केवल एक वोट होता है, पर वह वोट को आगे ट्रांसफर हो सकता है। मतलब इसमें कहने का मतलब क्या है, जो हमने पहले पढ़ा था ना, हमने जो ये पढ़ा था इंस्टेंट रन ऑफ, सेम ये सिस्टम है, सेम वो वाला सिस्टम है ये, ठीक है। बस इसमें फर्क क्या था कि यहां जो जीतता था, यहां से जो जीतता था वहां एक ही जाएगा ना आगे, क्योंकि मेजोरिटेरियन है, एक ही व्यक्ति जाएगा आगे। पर इसमें क्या है, इसमें एक व्यक्ति नहीं जाते, इसमें बहुत सारे व्यक्तियों का चुनाव होता है। मतलब एक सीट के लिए बहुत सारे व्यक्तियों का चुनाव होता है। इसमें हम अपनी पसंद के हिसाब से क्रम में लगाते हैं व्यक्तियों को, तब देखा जाता है उसी की तरह कि हमने किस किस को चुना है, ठीक है। ए बी सी डी, मान लो ये एलिमिनेट हो गया, वही बात सी को मैंने वोट दिया था पर मेरा क्रम ए था, उसके बाद तो मेरा वोट इसको ट्रांसफर हो जाएगा ए को। अब ए बी डी के बीच में चुनाव होंगे, ठीक है। कितने सीटों पे ये चुनाव होंगे, क्योंकि इसमें एक सीट थोड़ी होती है, अलग अलग सीट होती है, बहुत सारी सीटें होती है। तो इसमें एक जो आपका मेथड भी यूज होता है, जिसमें एक मैथमेटिकली फॉर्मूला भी यूज होता है, जिसमें सीटों का बंटवारा होता है। सीटों को कैसे उनका बंटवारा किया जाता है, कोटा, इसमें कैसे कोटा निर्धारित होता है, जो आपका इलेक्शन कमीशन निर्धारित करता है उस कोटे को, ठीक है। इसका उपयोग उन क्षेत्रों में होता है जहां पर एक से अधिक सदस्य चुने जाते हैं। जिस उम्मीदवार को कम वोट प्राप्त होते हैं वह बाहर हो जाता है और उसके वोट दूसरे तीसरे जो पसंदीदा उम्मीदवार है उसको ट्रांसफर हो जाते हैं। मैंने बता दिया ना, सी का ट्रांसफर ए को हो जाएगा अगर आपने उस क्रम में ए को चूज किया हुआ है। इसमें कुल वोटों का जो आपका इसमें कोटा सिस्टम है, कोटे का जो फॉर्मूला है इसमें वो दिखाया गया है, मैंने वो लिखा है। जैसे आपकी मान लो 200, आपकी 200 सीट, 200 वैलिड वोट्स है, ठीक है। आपकी सीट 3 है, ठीक है। तो यहां पर एक लगा के प्लस ऐसे और यहाँ +1 ऐसे निर्धारित किया जाता है। यहाँ पे जब भी वोटों जो सीटों का है ना कोटा निर्धारित होता है, वो ऐसे होता है किसी भी कोटे के लिए, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट पे। इसका है पार्टी सिस्टम। इसमें क्या होता है, ये स्लेट सिस्टम की तरह होता है, स्लेट की तरह, जैसे हमने स्लेट पढ़ा था ना पिछला, ऐसे जैसे स्लेट में स्लेट दी गई थी, ठीक है। यहाँ सूची दी जाती है पार्टियों की, ठीक है। जैसे पार्टी है ए बी, जैसे ए और बी पार्टी है, वो अपनी पार्टी लिस्ट निकालेगी, ठीक है। इसमें मान लो कैंडिडेट है, इसमें कैंडिडेट 5 है और हमें मान लो कितने कोटा इसमें डिसाइड हुआ है किसी का 20% के हिसाब से, मान लो 20% के हिसाब से। ये मैं रैंडमली ले रहा हूँ, नंबर ऐसे नहीं होते हैं, मैं सिंपल तरीके से समझाने के लिए ये परसेंटेज ले रहा हूँ। तो इसमें ऐसे होता है कि जैसे उम्मीदवार है यहाँ पर 5-5 उम्मीदवार, 4-4 उम्मीदवार लगा लो, ठीक है। यहाँ पर एक पार्टी और ले लेते हैं, इसमें भी 4 उम्मीदवार है। अब देखा जाएगा कितने परसेंटेज वोट इनको मिले हैं। मान लो ए पार्टी को 20% ही वोट मिले हैं, वोट शेयर मिले हैं, इसको मिले हैं 40% वोट शेयर, इसको मिले हैं आपके 20% वोट शेयर। तो अब देखा जाएगा कि इनके परसेंटेज के हिसाब से कितने व्यक्तियों को यहां से चुना जाएगा। यहाँ पर 20% के हिसाब से कोटा एक पे 20% के हिसाब से डिसाइड है, तो यहां से एक व्यक्ति को चुना जाएगा, यहाँ 2 व्यक्ति को चुना जाएगा, यहाँ एक व्यक्ति को। अब यहाँ 4 व्यक्ति हो गए, 4, और चुने कितने जाने थे, 4। तो यहां से हर एक इंसान का एक रिप्रेजेंट हुआ है, उसने जिसको भी चुना है वो कुछ ना कुछ तो गया है ना। मान लिया सब नहीं गए, कुछ ना कुछ तो गए, हर एक इंसान का प्रतिनिधित्व हुआ है वहां, हर एक इंसान का रिप्रेजेंटेटिव वहां बैठा है, उसकी बातें उठाएगा, उसके मन की बातें उठाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे को सबसे ठीक यही प्रणाली लगती है कि पार्टी लिस्ट सिस्टम में, इसमें वोटों के हिसाब से डिसाइड होता है। अब यहाँ पे 4 मेंबर जाएंगे, 4 मेंबर वहां जाके बैठ जाएंगे। अब यहाँ मोस्टली लोगों के जो रिप्रेजेंट है वो हो चुका है, मोस्टली लोगों का,
ठीक है। यह प्रणाली बहुसदनीय निर्वाचन क्षेत्रों में अपनाई जाती है। राजनीतिक पार्टियां अपने उम्मीदवारों को सूची तैयार करती है जिसके क्रम के अनुसार रखा जाता है। मतदाता व्यक्तिगत उम्मीदवारों को नहीं बल्कि पार्टी को वोट देते हैं। यहाँ पार्टी को वोट दी जाती है, पार्टी को वोट देंगे तब जाके कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं। ठीक है, पार्टी को वोट मिले वोटों के प्रतिशत के आधार पर सीटें जो बांटी जाती है। यह प्रणाली दक्षिण अफ्रीका, जो इंडोनेशिया है, अर्जेंटीना, तुर्की है, यहाँ पर यूज होती है। ठीक है, अब हम अगला मेथड देखते हैं हमारा, जो ये है आपका मिक्स्ड मेंबर। इसको एडिशनल मेंबर सिस्टम भी बोला जाता है। मैंने आपको एक जो जो पिछली क्लास थी उसके अंदर आपने देखा होगा कि मैंने एक क्लास ली थी जिसमें मैंने बताया था जर्मनी का, जर्मनी में कैसे इलेक्शन होते हैं। ठीक है, अगर आपको याद होगी तो वो लेक्चर, अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप वो लेक्चर जरूर देखिए। मैंने अपने चैनल पे उस लेक्चर को डाला हुआ है। ठीक है, वो लेक्चर भी जरूर देखना पर इस वीडियो के बाद। अब हम देख लेते हैं कि इसमें कैसे चुनाव होता है। जैसे जर्मनी में होता है ऐसा चुनाव। ठीक है, जर्मनी में होता है ऐसा चुनाव कि इसमें कैसे बंटवारा होता है। जर्मनी के अंदर जो आपकी वहां के चुनाव होते हैं उसमें 598 सीट्स थी। ठीक है, 598, हाँ समथिंग 598 थी, 299 और 299। अब क्या होगा कि जो ये पहले हैं 299, इनको चुना जाएगा फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम। ठीक है, इनको इस हिसाब से चुना जाएगा, मेजोरिटेरियन जो हमने पहले पढ़ा था उसके हिसाब से चुना जाएगा। और बाकी के जो लोग बच गए उनको, जो ये लोग हैं इनको जो चुना जाएगा वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से। ठीक है, अब कैसे चुना जाएगा, ये तो सिंपल सीधे जाके बैठ गए, जैसे इलेक्शन हुआ, वोट हुए तो इनको डायरेक्ट चुन लिया गया। अब इसमें कैसे होगा चुनाव, इसमें ऐसे होगा 299 सीटों पे कि लोगों ने वोट दिया, किसको वोट दिया, पार्टी को वोट दिया। हमें मान लो 3 पार्टी वहां पे इलेक्शन हो रहा था और पहली पार्टी को वहां पर सीट मिल गए, वहां परसेंटेज मिले 40, इसको मिले 30, इसको मिले 30। अब क्या होगा कि यहां से भी इनको 40% सीटें, जो 299 की 40% सीटें उनको दी जाएंगी जो इस पार्टी से संबंध रखते हैं, उनको ये सीटें मिल जाएंगी। 30% वाले को 30% सीटें मिल जाएंगी उसके अंदर। ठीक है, यहाँ पे भी 30% वालों को 30% सीटें, मतलब एक तो डायरेक्ट हो जाएगा और एक ऐसे होगा प्रोपोर्शनल में। ये सिस्टम भी अच्छा है। मिश्रित प्रणाली, इसमें आधी सीटों पर चुनाव फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम के हिसाब से होता है, बाकी सीटों पे पार्टी सूची लिस्ट सिस्टम के हिसाब से होते हैं। मतदाताओं के पास 2 वोटें होती है, एक वोट वो अपने क्षेत्र के उम्मीदवारों को डालता है और दूसरा वोट किसी राजनीतिक पार्टी को। मान लो कि मैंने किसी उम्मीदवार को डाला और मैं जिस पार्टी को पसंद करता हूं वो उस पार्टी का उम्मीदवार नहीं है, मैं दूसरी पार्टी को वोट दे दूंगा जो मेरी दूसरी वोट है। ठीक है, ऐसे हम आगे बढ़ते हैं अपने। इस प्रणाली में एक छोटी पार्टियां और अल्पसंख्यकों को भी मौका मिलता है, क्योंकि 299 सीटें हैं आपकी, तो उनमें अलग अलग पार्टियां हिस्सा लेंगी। उसमें जितनी परसेंटेज जिनकी आई है उस हिसाब से उनको सीटें मिल जाएंगी। तो सबका एक रिप्रेजेंट हो गया है सरकार बनाने में, सरकार गठन करने में, विपक्ष में जैसे भी है। ठीक है, ऐसे अब हम देखते हैं जिसमें सरकार अधिक संतुलित रहती है। यह प्रणाली जर्मनी, इटली, न्यूजीलैंड, स्कॉटलैंड में आपकी अपनाई जाती है और इसको टॉप अप सिस्टम भी कहते हैं। अब क्वेश्चन आ जाएगा कि टॉप अप सिस्टम किसको कहते हैं। ठीक है, सिस्टम किसको कहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए टॉप अप सिस्टम किसको कहते हैं। टॉप अप सिस्टम बोलते हैं आपके मिक्स जो प्रणाली होती है उसको। अब ये आता है आपकी संचय प्रणाली। इसमें क्या होता है, ये बहुत एक अजीबोगरीब ही प्रणाली है। इसके अंदर क्या होता है कि जैसे जितने भी आपकी सीटों पे चुनाव है, ठीक है, मान लो 5 सीटों पे आपके चुनाव है, 5 पे, तो पांचों एक व्यक्ति को 5 ही वोट दी जाती है। वो 5 वोटों का अधिकार होता है उसके पास, और अगर वो चाहे तो ये पांचों के पांचों वोट एक ही व्यक्ति को दे सकता है, अगर वो चाहे तो बांट बांट के भी इनको दे सकता है। ऐसे चुनाव होता है। फिर इनको देखा जाता है कि किसके पास
मतलब जिनके पास जैसी जैसी वोट होंगी, जिसके पास जैसी जैसी वोट आई होंगी, उस हिसाब से उनको सीटें दी जाती है, उस हिसाब से उस परसेंटेज के हिसाब से उनको सीटें मिल जाती है। यह एक अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली है। इसमें निर्वाचन क्षेत्र में एक से अधिक बहुसदस्य चुने जाते हैं, मतलब बहुत सारे कैंडिडेट चुने जाएंगे क्योंकि प्रोपोर्शनल है, ठीक है। और अब इसमें मतदाता को उतने वोट मिलते हैं जितनी सीटें होती है। मैंने बताया 5 सीट होंगी तो 5 ही वोट मिलेंगे, और सभी वोट एक ही उम्मीदवार को दे सकता है या उन्हें अलग अलग उम्मीदवारों में बांट सकता है। ये बहुत एक अजीबोगरीब प्रणाली है, मुझे मिली तो मैंने इसमें ऐड कर दिया इसको। अब हम देखते हैं कि जो कंट्री है और उनके इलेक्टोरल सिस्टम है, क्योंकि हमने देखो थ्योरी पढ़ ली, आप थ्योरी कितनी भी पढ़ लो, जब तक आपको ये नहीं पता ना क्वेश्चन आ कैसे रहे हैं, बन कैसे रहे हैं, तो आपकी थ्योरी पढ़ने का कोई मतलब नहीं पड़ता। क्योंकि जाहिर सी बात है, आप तैयारी तो एक एग्जाम के लिए कर रहे हो ना, एग्जाम ही आपको क्लियर करना है। तो एग्जाम के क्लियर करने के लिए आपको क्वेश्चन पे भी ध्यान देना पड़ेगा, किस पैटर्न के हिसाब से क्वेश्चन आ रहे हैं, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसमें मैं बता दूं कि क्वेश्चन पूछे कैसे जाएंगे। मान लो यहां पर 4 देशों के नाम दे दिए, जिसमें देश के नाम लिख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे देशों के नाम है, और यहां पर उनके इलेक्टोरल सिस्टम दे दिए। तो आपको मिलाना पड़ेगा कि किस देश में कैसे इलेक्टोरल सिस्टम है। जैसे मान लो जर्मनी में कैसा इलेक्टोरल सिस्टम है, ठीक है, मिक्स्ड है, हमने पढ़ा अभी, क्योंकि वहां पर जो यहां लिख रखा है मैंने, फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम एंड प्रोपोर्शनल, कि आपको पता होनी अगर यहां मान लो जर्मनी नाम है और आपने देख लिया कि मिक्स्ड है और यहां मिक्स था, तो आप यहां लगा पाएंगे और ऑप्शन देख के आंसर लगा पाएंगे, जिससे आपका ऑप्शन ठीक होगा और आपको नंबर मिलेंगे। ऐसे एक दूसरा क्वेश्चन इसमें कैसे बनता है, जो आपके इंटरनेशनल रिलेशन में भी आता है, उस तरीके से दो रिलेट करके ये चीज आती है। इंटरनेशनल रिलेशन में पूछा जाता है कि जैसे 4 देशों के नाम दे दिए आपको, वहां दे देंगे आपको ऑफिसेस, उसमें किस तरीके के ऑफिसेस हैं, ठीक है। जैसे यहां मैंने लिख रखा है, यहां पर प्रेसिडेंट है, और यहां पर जो आपकी लोकसभा के नाम क्या है, ठीक है। तो आपके लोकसभा में जो हमारे यहां पर क्या है कि लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, हमारे ये नाम है। जो अपर हाउस है, लोअर हाउस है, तो अलग अलग देशों में अलग अलग उन्होंने अपनी लोअर हाउस और अपर हाउस के नाम रख रखे हैं। तो ऐसे ही उन देशों के नाम दे दिए जाएंगे और यहाँ उनके नाम दिए जाएंगे जो उनके लोकसभा और जो अपर हाउस और लोअर हाउस के नाम है, ठीक है। जैसे हम देखते हैं कि इंग्लैंड में हाउस ऑफ कॉमन है, हाउस ऑफ कॉमन है। अब मान लो हाउस ऑफ कॉमन यहाँ लिखा होगा, इंग्लैंड यहाँ है, तो आपको ऑप्शन यहाँ मिलेगा, ठीक है। ऐसे आपको मैच करना है कि किस देश में किस तरीके के ऑफिसेज हैं, ठीक है। मैंने ये टेबल बना दी है, तो आपको ये याद कर लेनी है, ठीक है, जिससे क्वेश्चन बनेंगे, मोस्ट प्रोबेबली यहां से क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। मैं पूरी टेबल दिखा देता हूं आपको, तो आप वीडियो रोक कर भी इनको नोट कर सकते हैं अपने नोटबुक में। यहाँ हिंदी में लिख रखे हैं मैंने, जर्मनी में राष्ट्रपति एकल विजेता, फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम है, फ्रांस में राष्ट्रपति है, 2 दौर की जो आपकी प्रणाली है। ऐसे इंग्लैंड में हाउस ऑफ कॉमन्स है। इसमें जो इंपोर्टेंट देश है आपके, जर्मनी, फ्रांस है आपका, स्विट्जरलैंड भी है इंपोर्टेंट, इंग्लैंड है, रूस भी है इंपोर्टेंट, ये सारे इंपोर्टेंट लिख रखे हैं मैंने। इसमें यूक्रेन भी है, ठीक है, 2 राउंड सिस्टम है। यूएसए तो है इंपोर्टेंट, कनाडा भी इंपोर्टेंट है, ब्राजील भी इंपोर्टेंट है, यहाँ हिंदी में लिख रखे हैं मैंने ये, ठीक है। और ऐसे साउथ अफ्रीका, इजिप्ट का आप छोड़ सकते हैं, नाइजीरिया का भी छोड़ सकते हैं, जापान, जापान भी इंपोर्टेंट है, साउथ कोरिया भी इंपोर्टेंट कर सकते हैं आप, साउथ कोरिया का भी ऐसे। और जो आपका इंडोनेशिया है उसको ईरान का कर लो, इसराइल, हाँ इसराइल में यहां नाम पूछा जाएगा, ठीक है। नेपाल, ठीक है, पाकिस्तान नेशनल असेंबली, ठीक है, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। ऐसे पूछा जाएगा कि देशों के नाम और उनके इलेक्टोरल सिस्टम, देशों के नाम, उनके अंदर जो लोअर हाउस अपर हाउस है उनके क्या नाम लिख रखे हैं उन्होंने अपने देश के अंदर, ठीक है। तो थैंक यू आपका इस वीडियो में जुड़ने के लिए, और हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप आने वाली जो हमारी वीडियो है आप देख पाए, ठीक है। हमें अभी फिलहाल आपके सपोर्ट की जरूरत है, आपके सब्सक्राइब की जरूरत है, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और हम आगे आपके लिए एक और वीडियो बनाते रहें। मैं जो पीपीटी बनाता हूं उसमें बहुत मेहनत लगती है, ढूंढता हूं और चीजें ढूंढने के बाद पीपीटीज बनती है, तो मुझे ये काम करने में मजा आता है, इसलिए मैं ये काम करता हूं। तो
आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फॉलो कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों तक फैला दीजिए, जो नेट की तैयारी कर रहे हैं, जो बीए में पढ़ते हैं, जो एमए में पढ़ते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।